गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 से एसएसटी हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में क्लास 9 में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, वहाँ से लेकर के टाइमलाइन में आप देख पाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें एक प्रिंट के साथ। एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सिरियो 1848 में इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी। उसमें से ये एक प्रिंट है जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। इस प्रिंट को द पैक्ट बिटवीन नेशंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस प्रिंट के जरिए फ्रेडरिक सिरियो अपनी विज़न, अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो विजुअलाइजेशन थी उसको दुनिया के सामने रखना चाह रहे थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया को एक उम्मीद जगाती है, जहाँ पर कि दुनिया भर की कंट्रीज़, स्पेशली यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज़, ये लोग मोनार्की सिस्टम जो उस वक्त की राजशाही थी उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी, इसकी तरफ डिमांड करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक लेडी फिगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अक्रॉस 2 कंट्रीज़ स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका पास कर चुकी हैं, यानी कि इन्होंने मोनार्की सिस्टम से छुटकारा पा लिया है, आज़ादी पा ली है। आप इसके पीछे देख पा रहे हैं फ्रांस का झंडा है, ये जर्मनी है और दूसरी कंट्रीज़ हैं, यानी ये लोग स्ट्रगल कर रही हैं और ये लोग भी बहुत जल्दी ही लिबरेट हो पाएंगे। नीचे आप देख रहे हैं ये रिमेनिंग्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की पुरानी मोनार्क सिस्टम को, वहाँ के महलों के अवशेष, वहाँ के राजा की जो पावर थी, सत्ता का सुख था, वो सारा चीज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ऊपर जीसस क्रिस्ट और उनके साथ जो फरिश्ते हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि लोग जो है सक्सेसफुल हों। तो आइए शुरुआत करें इसकी हम लोग। पहला टॉपिक जो है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इसने दुनिया भर की कंट्रीज़ और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काम किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। और पहले जैसे कि राजा का साम्राज्य हुआ करता था, जिस टेरिटरी को वो कन्क्वर कर लिया, जीत लिया, वो टेरिटरी उसकी, कोई नेशन का कंसेप्ट नहीं था। तो पहली बार एक नेशन का कंसेप्ट जो है, एक अपनी आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री का कंसेप्ट लोगों के ज़हन में आया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका असर पूरे यूरोप में हुआ। फ्रांस में ला पैट्री, इसका मीनिंग है फादरलैंड, इसको देख लीजिएगा, ये सब वर्ड्स को ली सिटीजन्स को बोलते हैं, ये एमसीक्यू में पूछता है अक्सर। इस तरह की कंसेप्ट जो है वो पनपने लगी, जैसे हमारे यहाँ भारत माता होता है उसी तरह फादरलैंड थे। लोगों ने एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया जो कि 3 कलर का था और जो पुरानी रॉयल स्टैंडर्ड यानी राजशाही का प्रतीक हुआ करता था उसकी जगह पर उसका रिप्लेस कर दिया। जनरल स्टेट्स में लोगों को इलेक्ट किया गया और जनरल स्टेट का नया नाम नेशनल असेंबली रखा गया। लोगों के ऊपर जो अनाप शनाप कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, जो बहुत ड्यूज़ थे पुराने, उन सब को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अलग अलग साम्राज्य का अलग अलग वेट और मेज़रमेंट का स्टैंडर्ड था, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, खासकर व्यापारियों में बड़ा परेशानी होती थी। उस सब को स्टैंडर्डाइज़ किया गया, एक समान बनाया गया, बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी लाई गई चीज़ों में। जो वहाँ का ऑपरेसिव रूल था उससे छुटकारा पाने की तरफ फ्रेंच लोग बढ़ने लगे। स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, किस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का फॉर्मेशन किया, रूल्स बनाए, इक्वलिटी का डिमांड करने लगे वो लोग। और इस तरीके से फ्रेंच आर्मी जो थी वो सपोर्ट कर रही थी, केवल फ्रांस के अंदर ही नहीं,
बल्कि वो उनका प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट हो गया फ्रांस के बाहर, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बहुत सारे हिस्सों में। और वो इस नेशनलिज्म कंसेप्ट की अच्छाइयों को लोगों को बतला करके उत्साहित कर रही थी। और इस तरीके से दूसरे कंट्री में भी रिवॉल्यूशन जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच में नेपोलियन बोनापार्ट इसकी एंट्री होती है। मोनार्की के खिलाफ ही नेपोलियन का आगमन हुआ था फ्रांस में, लेकिन नेपोलियन की जो सिस्टम थी काम करने की, आइए उसको देख लें हम लोग। एक्चुअली में उन्होंने रैशनल बनाया, सिस्टम को बेहतर बनाया, सिस्टमाटाइज किया, स्टैंडर्ड्स जो थे उनको अपनाया, इफ़िशियंसी जो है बढ़ाई, लोगों को बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया। इन सारे चीज़ों को हम लोग नेपाली कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, तो इसके पॉइंट्स को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स के फॉर्म में रख सकते हैं या लिख सकते हैं इसको। केवल अपने फ्रांस में ही नहीं, बल्कि जो आसपास की टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी, नेपोलियन के कंट्रोल में, जिसमें डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी था, वहाँ पर भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, बेहतर बनाया। पुरानी जो फ्यूडल सिस्टम चली आ रही थी, फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं उस सिस्टम को, जहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन के ऊपर जो थर्ड स्टेट के लोग, गरीब लोग खेती किया करते थे, उनके मरने के बाद उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी होती थी कि वहाँ खेती करें। तो एक सिस्टम चला आ रहा था और उनके एवज में बहुत कम उनको पैसे मिलते थे, बहुत गरीब रहते थे बेचारे। तो उस सिस्टम से आज़ादी दी गई, एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया सिस्टम को, किसानों को आज़ाद कर दिया गया। जो भी उनकी ड्यूज़ वगैरह थी बाकी बकाया, वो सब ख़त्म कर दिया गया। शहर के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापार करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। उस रूल्स में कुछ करने और कुछ ना करने, यानी ना करने वाले को रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। तो व्यापार को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको रिमूव कर दिया गया। सबसे बेहतर काम उन्होंने किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से व्यापारियों की आमदनी बढ़ गई, वो बड़े खुश रहने लगे। बिजनेसमैन जो है ये महसूस करने लगे कि सबके लिए बराबर कानून है। वेट्स में स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है। करेंसीज जो कि कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग थी, उसको भी बेहतर किया गया, कम किया गया। और रिस्ट्रिक्शंस जो था मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल्स का, उसको कमज़ोर किया गया, उसको ख़त्म किया गया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर बनाने से इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होने लगी और इन लोगों का इनकम बढ़ने लगा। केवल फ्रांस के लोगों तक ही ये बात नहीं फैली, फ्रांस के बाहर जो आसपास के कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी लोग वेलकम करने लगे फ्रेंच आर्मीज़ को। वो चाहते थे कि नेपोलियन उनके कंट्री के ऊपर कब्जा कर ले, वो उनको कंट्रोल करे। लेकिन नेपोलियन कोड की कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से नेपोलियन जो है उससे लोग नफ़रत करने लगे। तो आइए देख लें उसको कि क्या क्या थी वो बातें। तो नेपोलियन ने सबसे पहले लोगों का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था, जो आज़ादी थी, वोट डालने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, वो छीन ली। क्योंकि अब वहाँ पर कोई इलेक्शंस होने नहीं थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आने थे, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, टैक्सेस उनके बढ़ा दिए गए थे, बोलने, छापने, लिखने के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। कोई भी सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकता था, उनके ऊपर एक्शन ली जाती। और सबसे ख़राब काम जो उन्होंने किया, लोगों को मजबूर किया कि फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करे। क्योंकि नेपोलियन का एक सपना था कि पूरे यूरोप को वो जीत ले, और इसके लिए आर्मी के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। इसलिए मजबूर किया गया लोगों को कि वो आर्मी ज्वाइन करे। पैसे चाहिए थे, इसलिए टैक्सेस में इंक्रीज। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड
ये सारी कंट्रीज़ जो हैं उस वक्त कंट्रीज़ नहीं थी, उस वक्त नेशन नहीं था, ये किंगडम में डिवाइडेड थी। डचीज़, कैंटन्स, ये सारे इलाके थे और उन सब के अंदर रूलर जो है राजा हुआ करता था और उन सब की अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी थी। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब स्वतंत्र इलाका होता था जहाँ पर वो अपने फैसले खुद ले पाते थे। और ये सारे इलाके में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनकी अलग अलग कल्चर थी, अलग भाषा थी और इस तरीके से कलेक्टिवनेस जो है वो नज़र नहीं आती थी। उनकी इथनिक ग्रुप्स भी अलग अलग थी। तो आइए नेक्स्ट देखें, द ऑटोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। जो ऑटोक्रेसी वाले लोग थे, हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में ऑटोक्रेसी वाले लोग थे और थर्ड में जो है वो पीजेंट्स और लेबर, क्राफ्टमैन से और बिजनेसमैन, ये सारे लोग हुआ करते थे। तो इस ग्रुप के जो लोग थे सोशली और पॉलिटिकली वो लोग डोमिनेंट क्लास के थे। इनका दबदबा था, इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। इनका ज़िंदगी जीने का तरीका इन सारे इलाके में, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड की बात हम कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, एक जैसा था। वो लोग हाई सोसाइटी वाले क्लास को मेंटेन करते थे, डिप्लोमेसी मेंटेन करते थे। वो उनकी फैमिलीज़ के लोग अक्सर एक दूसरे के यहाँ रिश्ते बनाते थे, शादी ब्याह वगैरह किया जाता था। पावरफुल होने के बावजूद इनकी आबादी बहुत कम थी। ये ज़्यादातर शहरों में थे और कमर्शियल क्लास के लोग थे और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। और यही सब चीज़ें उनका जो दबदबा था उसको कम कर रही थी। हमें जैसा कि मालूम है 18वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं। हम लोगों को मालूम है कि मशीन का आगमन हुआ था उसी वक्त और ख़ास करके टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाकी दूसरी चीज़ें भी थी और उसके वजह से फ्रांस और जर्मनी पीछे हो गए क्योंकि मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा फास्ट होने लगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा और उनकी कॉस्ट जो है बहुत सस्ती होती थी। और उसके वजह से कुछ नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज होकर के आए। जो थर्ड स्टेट में गरीब लोग थे उसमें से कुछ लोग जो है काम करने लगे उन फैक्ट्रीज़ में। कुछ लोग इंडस्ट्रिस्ट के साथ मिल कर के काम करने लगे, कुछ वहाँ जो प्रोडक्शन होने लगा उसका व्यापार करने लगे। और इस तरीके से हम लोग देखें कि एक मिडिल क्लास का उदय हुआ। इन लोगों के पास कुछ पैसे आए, ये लोग पढ़ लिख भी गए। इस तरीके से इनकी सोच जो है वो बदली। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब जो ये मिडिल क्लास के लोग थे जो पढ़े लिखे थे और कुछ पैसे इनके पास आ गए थे, इनकी सोच जो है थोड़ी सी लिबरल हुई। लिबरलिज्म वर्ड जो है डिराइव होता है लाइबर वर्ड से, जिसका मतलब है फ्रीडम। तो आइए पहले समझें हम लोग कि न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म वर्ड जो है क्या था, क्या समझ थी उनकी। तो लिबरलिज्म का मतलब, फ्रीडम का मतलब उनके लिए जो था वो इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब उनकी पर्सनल आज़ादी। वो आज़ादी घूमने फिरने, बोलने, व्यापार करने, पढ़ने लिखने, ये सारी चीज़ें की हो सकती है। एंड इक्वलिटी फॉर ऑल अंडर द लॉ, कानून के नज़र में वो सब लोगों को बराबर देखना चाहते थे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर क्लर्जी और एरिस्टोक्रेट्स के पास ज़्यादा पावर थी। कानून के नज़र में वो लोग बहुत ऊंचे पोजीशन पर थे। प्रॉपर्टी खरीदने का राइट्स उन्हीं के पास था, पैसे भी उन्हीं के पास थे। दूसरा है कि पॉलिटिकली वो चाहते थे कि गवर्नेंस का ऐसा सिद्धांत हो, ऐसा प्रिंसिपल हो जो कि वहाँ की सरकार की सहमति से चले। यानी कि सरकार ऐसी हो जो चुनी हुई हो और उन्हीं के हिसाब से गवर्नेंस हो।
और लिबरलिज्म ये एडवोकेट करते थे, वो चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट जो हो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही चले, यानी कि किसी एक आदमी के पास पावर ना हो। तो शुरुआत में राइट टू वोट, ऑफिस को होल्ड करना, ये सारी चीज़ें केवल मेन हु हैव ओन प्रॉपर्टी उन तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी। हमें मालूम है कि वोट देने का अधिकार केवल वैसे लोगों को था जिनके पास कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने की काबिलियत हो। वैसे 25 साल से ऊपर के जो मेन थे केवल उनको ही वोटिंग राइट्स थी, बाकी लोगों को वोटिंग राइट वहाँ नहीं थी। पॉलिटिकल राइट्स जिन लोगों के पास मेन थे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं थी और सारी औरतों को नहीं मिली हुई थी। तो वैसे लोग क्या करने लगे, वो आंदोलन करने लगे, मूवमेंट करने लगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। लिबरलिज्म जो है ये स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जो सरकार द्वारा कुछ पाबंदियां लगाई जाती है मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल्स का, उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। इसका एक एग्जांपल देख लें आप कि एक व्यापारी 1833 में अगर हैम्सबर्ग से न्यूरनबर्ग तक जाता अपने सामान को बेचने के लिए तो उसे 11 कस्टम बैरियर से गुजरने होते थे। कस्टम बैरियर आप समझ रहे होंगे, जब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में सामान जाता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगती है वो, और अप्रॉक्सीमेटली 5% हर कस्टम बैरियर पर उसे पेमेंट करना होता था। तो आप समझ सकते हैं उसका सामान कितना महंगा हो जाएगा, वो क्या कमाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सचेंज में ही बहुत सारी रुकावट थी, करेंसी अलग अलग, राजा अपना मर्जी से शासन चलाते थे, अपना अपना जो है सिक्का, अपना अपना करेंसी चलाते थे वो। तो एट लास्ट कस्टम यूनियन बनाया गया 1834 में, और जितने भी तरह के टैरिफ बैरियर थे, टैरिफ का मतलब यहाँ पर टैक्स से है और बैरियर का मतलब रुकावट, तो टैक्स की वजह से जो व्यापार में रुकावट आ रही थी उन सारों को एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो करेंसीज थी जो कि 30 से ज़्यादा थी उनको घटा करके 2 कर दिया गया, यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तो हम लोग देखिए कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, उनकी डिमांड क्या थी और किस तरीके से वहाँ पर सुधार लाया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। नेपोलियन के बारे में हम लोग देख चुके। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है, और इस तरीके से जो जीतने वाले स्टेट्स थे वो लोग मिल करके और एक ट्रीटी करते हैं जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जानते हैं। जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स थे जिन लोगों ने इस जंग को जीता था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये लोग एक फार्मूला बनाते हैं। ये लोग एक्चुअली में कंजर्वेटिव्स थे। ये लोग जो पुराना मोनार्की सिस्टम था उसी को पसंद करते थे, ये नहीं चाहते थे कि सिस्टम में बदलाव आए। इसलिए इन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग को होस्ट किया। उस टाइम में ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, और जो पुरानी बॉर्बन डिस्टिनी थी, पुराना जो साम्राज्य था, उनके लोगों को वापस से वहाँ पर गद्दी दे दी गई, यानी कि राजा बना दिया गया, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में हटा दिए थे लोगों ने। उनके द्वारा जो जीती हुई, नेपोलियन के द्वारा जीती हुई जो टेरिटरी थी, ठीक है, वो भी इनको दे दी गई। प्रूशिया को कुछ नए टेरिटरी दिए गए जिसमें वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ऑस्ट्रिया को दिया गया नॉर्थ इटली, रशिया को दिया गया पोलैंड, प्रूशिया को दिया गया सैक्सोनी। इस तरीके से हम लोग देखें कि जो नेपोलियन का जीता हुआ टेरिटरी था उसका बंटवारा कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवोल्यूशनरीज। अब जो लोग रिवोल्यूशन कर रहे थे, दोबारा से बॉर्बन डेस्टिनी के आ जाने के बाद क्या इनका मूवमेंट ख़त्म हो गया? क्या ये डर गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो अब छुप करके अपना काम करने लगे। ये लिबरल नेशनलिस्ट जो है अंडरग्राउंड हो गया, और उसी में से एक इंडिविजुअल था इटालियन रिवोल्यूशनरी गियोसेपी मेज़िनी। गेनोवा में 1807 में पैदा हुए थे ये, और इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी
कार्बोनारी के नाम से, मैंने ये छुप करके जो है अपना मूवमेंट चलाते थे। 24 साल के वो थे और उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था 1831 में। एग्ज़ाइल का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। लेकिन वो बाहर चुपचाप नहीं बैठे थे, वो दूसरे कंट्री में अपने साथ सीक्रेट सोसाइटीज़ बना करके और उनके मेंबर्स को ज्वाइन करवा रहे थे। उन्होंने 2 और भी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। पहला जो था वो यंग इटली के नाम से मार्सेलिस में, और उसके बाद यंग यूरोप के नाम से बर्निंग बनाया था। और उनकी तरह जो लाइक माइंडेड लोग थे, अपने जैसे लोग थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के जो यंग लोग थे, उनको अपने साथ जोड़ा था। मेटरनिच ने एक बार कहा था मिज़नी के बारे में, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारी समाज के ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन। क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये अंदर सीक्रेटली जो है बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट आइए, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। इस पीरियड में 2 मेन रिवॉल्यूशन हुए थे, एक जुलाई रिवॉल्यूशन और दूसरा जो था वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए दोनों को देख लें हम लोग। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बॉर्मन डिस्टिनी दोबारा से आ गई, ये कंजर्वेटिव रेजिम थी और ये अपने पावर को वहाँ पर मजबूत करना चाह रही थी, लेकिन उनके खिलाफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वाले लोग खड़े थे। और ये लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे यूरोप के कई हिस्से में, जिसमें कि इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा, आयरलैंड, पोलैंड। कुछ जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी गई, यानी राजा का शासन तो था, लेकिन राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता था। मेटरनिच ने एक बार रिमार्क किया था, व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस ए कोल्ड। कई बार इसको एक्सप्लेन करने या जस्टिफाई करने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर समझ लें, इसका कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका असर पूरे के पूरे यूरोप में होता है। ये हाईलाइट करता है कि फ्रांस का कितना ज़्यादा असर था बाकी कंटिनेंट के ऊपर, कंटिनेंट का मतलब यूरोपियन कंटिनेंट के ऊपर। और दूसरा जो था वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहाँ के ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक अपने आप को अलग करना चाह रहा था। फ्रांस का देखा देखी वहाँ पर भी एजुकेटेड लोग जो थे वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए। 15वीं सेंचुरी से ही वो लोग कोशिश में लगे हुए थे। और आखिरकार एक समझौता होता है कॉन्स्टेंटिनोपल में, जहाँ पर ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब इंडिपेंडेंट नेशन का फॉर्मेशन होना की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो नेशनलिज्म की भावना पनप रही थी, लोग नेशन स्टेट्स बनाने के लिए आतुर थे, ये केवल लड़ाई झगड़े के जरिए ही हो रहा था, केवल आंदोलन के जरिए हो रहा था? नहीं, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, पेंटिंग्स के जरिए हो रही थी। यानी इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करवाने में। तो आइए देख लें यहाँ पर कि कल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंसेप्ट ऑफ नेशन को बनाने में। हम लोग आर्ट्स के जरिए, पोइट्री के जरिए, पुरानी म्यूज़िक से, स्टोरीज़ के जरिए नेशनल सेंटिमेंट्स की भावना को जगाते हैं। आप इंडिया में भी देखे होंगे कि आज़ादी की लड़ाई जिस वक्त लड़ी जा रही थी तो कई गीत गाए जाते थे, जिसमें रंग दे बसंती चोला और भी तरह की चीज़ें हैं। ये लोगों को इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे। कुछ रोमांटिसिज्म में यहाँ पर जो है वो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, पेंटिंग, आर्ट्स, इनके साथ। ये लोग फोल्क सॉन्ग, पोइट्री और डांसेस के जरिए नेशनलिज्म की भावना को बढ़ा रहे थे। हम लोग अपने शादी ब्याह में देखते हैं कि कुछ औरतें जो है पुराने गीतों गाती है, वो फोल्क सॉन्ग कहलाता है। पुरानी पोइट्री, पुरानी डांसेस जो कि कल्चर को रिप्रेजेंट करे। म्यूजिक और लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था नेशनल सेंटिमेंट को नर्चर करने में। लैंग्वेज का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। इसका एग्जाम्पल आप
रशिया में देख सकते हैं। पोलैंड जो कि रशिया के कंट्रोल में था, वहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्सफुली रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, लेकिन जो पोलैंड के लोग थे वो रेजिस्ट कर गए। उन लोगों ने मना कर दिया कि अपना कल्चरल लैंग्वेज जो है उसे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ के जो प्रीस्ट और बिशप्स थे, बहुत सारे को प्रोटेस्ट करने की, यानी कि रशियन लैंग्वेज को यूज़ नहीं करने के लिए जेल भेज दिया गया। कई लोगों को साइबेरिया तक एग्जाइल कर दिया गया। साइबेरिया आपको मालूम बहुत ठंडा प्रदेश है, ताकि वो लोग पनिशमेंट के तौर पर, ताकि वो लोग वहीं पर मर जाएं। तो इस तरीके से हम देखें कि नेशनलिज्म की भावना को पैदा करने के लिए किस तरीके से रोमांटिक इमेजिनेशन का सहारा लिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है। इसके बाद के हिस्से को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और चैनल को देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।